हेलो। हमारा जो टॉपिक है वो है गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ द मोशन। गति के कौन से इक्वेशंस होते हैं? तो फर्स्टली जो कोई वस्तु गति करती है तो उसका गति किस स्टाइल की है, मतलब उसका मोशन जो है वो किस तरीके का है। टी तरीके का मोशन हो सकता है, एक गति हो सकती है जीरो वेलोसिटी मोशन। जीरो वेलोसिटी मोशन इसे हम बोलते हैं विराम की गति। विराम की गति का मतलब होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो वस्तु है वो अगर रेस्ट पोजीशन में हो तो उस गति को हम नाम देते हैं मोशन ऑफ रेस्ट या जीरो वेलोसिटी मोशन। इस गति के लिए अगर हम इक्वेशन लेके चले गति का समीकरण, समीकरण से मतलब यह होता है जो वस्तु गति कर रही होती है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उसकी गति में एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इस सबको कैलकुलेट करने के लिए इस सब में एक इक्वेशन होता है, एक समीकरण होता है जिसे हम नाम देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। तो जो हमारी वस्तु रेस्ट पोजीशन में होती है, जीरो पोजीशन में होती है, जीरो वेलोसिटी की स्थिति में होती है, उसके लिए अगर हम गति का इक्वेशन लेके चले तो इसका गति का जो इक्वेशन होगा, गति का समीकरण क्या हो सकता है आप लोग बताओ। अब चूंकि रेस्ट पोजीशन में है, जीरो वेलोसिटी है, तो इसका गति का समीकरण होगा v इक्वल टू जीरो। उसका वेग शून्य होगा। सिंपल सा, आपसे कोई कहे कि अगर कोई वस्तु रेस्ट पोजीशन में है उसकी गति का समीकरण लिखिए, देन वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं v इक्वल टू जीरो। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। एक दूसरे स्टाइल का क्वेश्चन हमारा ये हो सकता है कि जब वस्तु गति करती है तो गति करते समय उसकी वेलोसिटी, उसकी गति की दर एक समान रहे, यूनिफॉर्म। मतलब गति करते समय न तो अपनी स्पीड को वो चेंज करे, अपनी वेलोसिटी को न तो बदले और न वेलोसिटी को कम करे। तो इस स्टाइल का जो मोशन होता है उसको हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो सेकंड मोशन हमारा हो गया यूनिफॉर्म मोशन। बेस ए मोशन, ऐसी गति विच इज जो है विच इज ऑफ सेम वेलोसिटी, समान वेग की हो, राइट। जो समान वेग से गति करती है, समान दर से गति करती है, इस तरह के मोशन को बोलते हैं हम एक समान गति। और आपने देखो किसी छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब वस्तु समान स्पीड से चल रही होती है तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, गति का वेग v बराबर होता है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s अपॉन टाइम इंटरवल। तो इसका जो इक्वेशन होगा गति का, वो क्या लिखेंगे हम, इसमें जो गति का समीकरण होगा वो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट v इक्वल टू s अपॉन t। v is the speed, v is the velocity of the motion, s the distance covered by the object and t is the time interval, समय अंतराल। तो हमारा गति का ये वाला इक्वेशन होगा समान दर की गति के लिए। तो ये भी तो हमारा गति का एक समीकरण है। और एक तीसरी गति और होती है जिसमें वस्तु गति करते समय गति की जो दर है वो चेंज होती रहे। गति की दर या तो समान रूप से बढ़ती जाए या गति की दर असमान रूप से बढ़े। उसका जो रेट ऑफ मोशन है, गति की जो दर है, उसमें या तो रेगुलर तरीके से इंक्रीजमेंट हो, यूनिफॉर्मली इंक्रीजमेंट हो, समान रूप से गति में वृद्धि हो,
या समान रूप से गति में कमी हो, या असमान रूप से गति में वृद्धि हो, या असमान रूप से गति में कमी हो। तो इस तरह का जो मोशन होता है, इस तरह की जो गति होती है, उसको हम नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान दर की गति। ओके, असमान दर की गति। अब इस असमान दर की गति के हम अगर देखें तो दो तरह की गति हो गई। एक वो गति हो गई जिसमें वेलोसिटी, वस्तु का जो वेग है, इंक्रीजेस, बढ़े यूनिफॉर्मली, मतलब जिसमें वस्तु का वेग समान रूप से बढ़े, उसका जो बढ़ने का तरीका हो रेट का, वो समान रूप से बढ़ता चला जाए। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड, समान त्वरण की गति। ओके, इसी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा एक दूसरा ग्रुप भी आता है जिसमें वस्तु का जो वेलोसिटी होती है, वस्तु की जो गति की दर होती है, वो असमान रूप से बढ़े। असमान रूप से मतलब है कभी तो वेलोसिटी ज्यादा तेज हो जाए और कभी उसका जो वेग है तेज होने का वो थोड़ा कम हो। इस मोशन की वेलोसिटी का जो रेट है वो एक जैसा नहीं रहे। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन तो है, गति में वृद्धि तो हो रही है, तो नेचुरली एक्सेलरेशन तो है, त्वरण तो है, लेकिन एक्सेलरेशन हमारा सेम वैल्यू का नहीं है। तो दो कैटेगरी, एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरी कैटेगरी कौन सी है जिसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। असमान त्वरण की गति, ये समान त्वरण की गति हम हिंदी में लिखे तो यह है समान त्वरण की गति, जिसमें त्वरण एक जैसा रहे, इसमें त्वरण है असमान रहे। वेग दोनों में चेंज हो रहा होगा, हमारा जो रेट होगा स्पीड का, रेट होगा जो वेलोसिटी का, वो इसमें भी इंक्रीज होगा, इसमें जो रेट होगा इसमें भी इंक्रीज होगा। तो देखो हमारा जो ये वाला ग्रुप होता है जिसमें वस्तु के वेग का बढ़ना समान रूप से होता है, इस मोशन को एक बार फिर रिपीट करते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, समान त्वरण की गति का समीकरण होता है, समान त्वरण की गति का हमारा मोशन होता है। और इस तरह के मोशन के लिए हम गति के तीन इक्वेशंस लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारी सेकंड कंडीशन होगी जिसमें वस्तु के वेग के बढ़ने का जो दर होगा, उसके स्पीड की, उसकी वेलोसिटी के बढ़ने का जो दर मतलब रेट होगा, वो अगर एक जैसा नहीं हो, जिसमें एक्सेलरेशन भी एक जैसा नहीं हो, तो उसका कोई पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। मतलब उसको रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, उसके मोशन को हम एक शॉर्ट इक्वेशन से रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इसमें तीन इक्वेशंस होते थे, समीकरण होते हैं, उसमें नहीं होगी। तो हमारा बेसिक फंडा यहां पर क्या करना है, हमारा जो ये वाला मोशन है जिसमें वस्तु समान त्वरण की दर से गति कर रही होगी, जिसमें हमारा मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा, उसके लिए गति के समीकरण लिखेंगे। आपके यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम गति के इक्वेशंस लिखते हैं, गति के समीकरण लिखेंगे। समीकरण क्या क्या होंगे उनको पहले लिखते हैं, उसमें जितने भी टर्म्स आएंगे उनको पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, उसका उनके प्रूफ देंगे। दो तरह के प्रूफ होंगे, एक होगा ग्राफिकल, ग्राफ की सहायता से, और दूसरा होगा कैलकुलस, कलर विधि की सहायता से इक्वेशंस को प्रूफ करना। तो वी हैव टू राइट द हेडिंग, हमें लिखने की आवश्यकता है, इस सबको रफ कर देते हैं। ओके, अब हम क्या लिखें,
हम लिखते हैं समान त्वरण की गति के समीकरण। फिर बात को ध्यान रखिएगा, हमारा जो मोशन है किस तरह का मोशन लेके चल रहे हैं, हम जो इक्वेशंस लिखेंगे वो किस तरह के मोशन के लिए होंगे, ये बहुत आपको फोकस करने की जरूरत है। ये जो इक्वेशंस होंगे वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड गति के समीकरण होगी। तो यहां पे लिख देते हैं समान त्वरण की गति के समीकरण। कौन कौन सी इक्वेशंस है? हमारा पहला इक्वेशन है v = u + at, आपने पढ़ा होगा। हमारा सेकंड इक्वेशन है s = ut + ½ at²। हमारा तीसरा इक्वेशन है v² = u² + 2as। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के गति के समीकरण कहलाते हैं। तीन इक्वेशंस होते हैं, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन में तो इंपॉर्टेंट है ही है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, लेकिन पूर्व टर्म से जिसे जानने की हमें आवश्यकता है। अब हम ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे एक एक करके। पहले गति के पहले समीकरण को प्रूफ करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करेंगे और फिर थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करेंगे और ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे, ग्राफ की सहायता से। तो नाउ गिव द हेडिंग, आप क्या हेडिंग डालते हैं? ग्राफ की सहायता से गति के समीकरण को प्रूफ करना। तो आप भी लिख लीजिए, इस सबको रफ कर देते हैं। न्यूमेरिकल शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो लिखा हुआ ग्राफिक विधि से गति के समीकरण को प्राप्त करना। हम एक ग्राफ बना लेंगे। हमारा जो ग्राफ होगा दैट विल बी वीटी ग्राफ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ होगा, जिसमें हम टाइम को तो लेके चलेंगे एक्स एक्सिस पर और वेलोसिटी को लेके चलेंगे ऑन द वाई एक्सिस। तो टाइम वेलोसिटी ग्राफ से समय वेग ग्राफ से हम गति के समीकरण को प्रूफ करेंगे। ग्राफ बनाने के हमने एक्स अक्ष ड्रॉ कर ली, वाई अक्ष खींच ली, यहां पर ले लिया हमने टाइम और यहां पर ले ली वेलोसिटी, वेग ले लिया, वेलोसिटी v हो गया, टाइम t हो गया। तो ग्राफ बोला जाएगा बीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ को सपोज करो मैंने ऐसे ड्रॉ किया इन सच ए मैनर। ये ग्राफ की लाइनें किस बात को रिप्रेजेंट करेगी? ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगी कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ वस्तु का जो वेग है वो समान रूप से इंक्रीज हो रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है। एक बार फिर थोड़ा सा फोकस करिए आपसे पूछे इस तरह का जो ग्राफ है वो किस बात को रिप्रेजेंट करेगा? ये इस बात को प्रदर्शित करेगा कि वस्तु के वेग में जो वृद्धि है, वस्तु के वेग में जो इंक्रीजमेंट है वो यूनिफॉर्म तरीके से समान रूप से है। वेग में वृद्धि विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष वेग में समान रूप से वृद्धि हो रही है। और वेग में समान रूप से वृद्धि होने का मतलब ये है कि हमारा जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होगा, समान त्वरण का होगा। इसकी गति में त्वरण होगा समान वैल्यू का, ऑपोजिट वैल्यू। हम इतने से भी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करें या इतने से भी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करें, हम किसी भी हिस्से में एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी आपको बताएंगे। तो कितने ही पार्ट में हम त्वरण की कैलकुलेशन करें, हर एक पार्ट का जो एक्सेलरेशन रहेगा वो एक जैसा होगा। अगर हमारा ग्राफ कुछ इस स्टाइल का होता, सपोज कर लो ऐसा नहीं होता, सपोज कर लो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता, एक कर्व के शेप में, वक्र के रूप में, तो ग्राफ इस बात को रिप्रेजेंट करता कि वस्तु का जो वेग है वो टाइम के साथ समान रूप से नहीं बढ़ रहा। इंक्रीजमेंट तो है वेग में वृद्धि तो है, लेकिन वेग में जो वृद्धि है वो एक जैसी नहीं है। तो यहां पर जब एक्सेलरेशन दिखाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स का, हम इतने से एक्सेलरेशन निकालते हैं,
हम इतने हिस्से का एक्सेलरेशन निकालते तो वो इतने हिस्से का एक्सेलरेशन कुछ अलग होता, इस पार्ट का एक्सेलरेशन कुछ अलग होता, इस वाले पार्ट का एक्सेलरेशन कुछ अलग होता। एक्सेलरेशन स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो ग्राफ जितना अधिक स्लोपी होगा, जितना अधिक ढाल का होगा, उस पार्ट में एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो सबसे ज्यादा स्लोप हमारी यहां पर है, तो इस हिस्से का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होता, इस हिस्से का एक्सेलरेशन सबसे कम होता इस ग्राफ में। तो इस तरह के हम इक्वेशन को लेके नहीं चलता, इस तरह का भी ग्राफ लेके नहीं चलता। हम कौन सा ग्राफ लेके चल रहे हैं? हम ग्राफ लेके चल रहे हैं जिसमें वस्तु का वेग समान रूप से बढ़ रहा है। बेस इससे पहले जो भी ग्राफ ड्रॉ किया था, दिस ग्राफ, ओके, ग्राफ को नाम दे दिया ए बी। ग्राफ का एक पॉइंट वो पॉइंट माना जाएगा जहां पर इसे हम स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। यहां पर t = 0 होगा इस पॉइंट के लिए, और यहां पर जो वेव होगा वो u लेके चलेंगे एट t = 0। अभी आपको बताया जब t = 0 होता है उस समय वस्तु का जो वेव होता है उसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी u। बेस जब t = 0 तो वेलोसिटी हमारी u के बराबर, ये पोर्शन वेग को रिप्रेजेंट करेगा। और जब हमारा टाइम यहां पर ले ले दिस टाइम, तो इसके रेस्पेक्ट में हमारी जो वेलोसिटी होगी t के सापेक्ष जो वेव होगा वो हम इसको v लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द u हियर? u क्या है? u is the velocity of the object at t = 0 and v the velocity of the object after time t। t समय के बाद जो वेग होगा वो v होगा। इज इट ओके? अब हम देखो इस ग्राफ की सहायता से हम त्वरण को कैसे कैलकुलेट करें, गति के पहले इक्वेशन को कैसे प्रूफ करें, देट हाउ डेट। तो पहले हम लेके चल रहे हैं गति का प्रथम समीकरण। आप लिख सकते हो, समीकरण को एक बार फिर लिख लेते हैं, दैट इज v = u + at। हम इसे प्रूफ करना है। देखो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? प्रूफ के लिए जो हमारा एक्सेलरेशन है, गति में जो त्वरण है, उस त्वरण की जो डेफिनेशन होती है उसको लेके चले। तो वी हैव टू राइट गति में त्वरण। आपको पता है त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है? त्वरण a = ये होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। कॉमन फॉर्मूला समय अंतराल बेस, और a = वेग परिवर्तन हो गया v2 - v1 अपॉन t2 - t1। वेग परिवर्तन को लिखते हैं हम जड़त्व में भी लिखते हैं v2 - v1, अपॉन टाइम इंटरवल को लिखेंगे t2 - t1। अब यहां पे देखो v1 की वैल्यू क्या है, t1 की वैल्यू क्या है, v2 क्या है, t2 क्या है। तो देखो v1 हम लेके चलते हैं जहां टाइम t1 होता है उस समय जो वेग होगा वो दैट इज द v1। तो v1 is the velocity at time t1, v2 is the velocity at time t2। तो देखो जब हमने टाइम t1 को 0 लेके चलेंगे तो v1 का मान होगा हमारा u। जब t1 होगा 0 तो v1 होगा u, और जब t2 होगा हमारा t के बराबर तो हमारा जो v2 होगा वो होगा v। ग्राफ से तो फ्रॉम हियर a = v2 के प्लेस पर v हो गया, माइनस v1 के प्लेस पर u हो गया, अपॉन t2 के प्लेस पर t है, माइनस t1 की प्लेस में 0। t1 पर 0 लिया तो हमारी जो वेलोसिटी हुई v1 का मान u हो गया, और जितना t2 को हमने t लिया तो हमारी जो वेलोसिटी है वो v है। राइट, है वैल्यू पुट दी। तो a = v - u अपॉन t, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले यहां से, तो ये हो जाएगा a × t = v - u। इस u को हम लेफ्ट साइड में ले आए तो ये u आगे प्लस हो जाएगा, u + at = v। साइड को चेंज करके लिख ले, therefore v = u + at। सिंपल सा डेरिवेशन। सिर्फ हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया? सिर्फ हमने बात लगाई कि जो त्वरण होता है
वो a बराबर होता है b2 माइनस b1 अपॉन t2 माइनस t1। इससे हमने बस इक्वेशन प्रूफ कर लिया। तो ये तो हमारा था गति का पहला समीकरण। अब हम लेके चलेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का दूसरा समीकरण। इसको रफ कर देते हैं। ओके, इसको मिटा देंगे। आप सब नोट कर लीजिएगा। पहले सेकंड इक्वेशन पहले लिखते हैं यहां पर। सेकंड इक्वेशन s is equal to ut plus half at square। s is the distance covered by the object in time interval t। t समय अंतराल में वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी होती है, तय किया गया जो विस्थापन होता है, उसको बोलते हैं s। अब देखो, पहले हमने आपको कभी बताया हुआ टॉपिक में कि जब कभी भी टाइम वेलोसिटी ग्राफ होता है, उस टाइम वेलोसिटी ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट को या चली गई दूरी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने आपको ये बताया होगा, इसके लिए हम निकालते एरिया, जो ग्राफ लाइन होती है, ग्राफ लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल बिटवीन द गिवन टाइम इंटरवल। जो भी समय अंतराल होगा उस समय अंतराल के बीच में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ रेखा आप लेके चलेंगे, जो भी ग्राफ लाइन होगी, ग्राफ लाइन और एक्स एक्सिस लेके चलेंगे। जैसे ग्राफ लाइन हमारी ये AB है, ये और एक्स एक्सिस है, इसके बीच का एरिया। लेकिन बीच का एरिया से मतलब क्या है, ग्राफ लाइन तो हमारी ज्यादा दूरी तक हो सकती है, यूनिफॉर्म मोशन है। हमें वो एरिया लेना है जो गिवन टाइम इंटरवल के बीच में हो, दिए गए समय अंतराल के बीच में हो। बेस हमारा जो टाइम इंटरवल है 0 से लेके कहां तक लेना है, t तक लेना है, तो हमें इस एरिया को लेना होगा, इस एरिया। और ये जो क्षेत्रफल होगा, ये जो एरिया होगा, वो दूरी को या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो वी हैव टू राइट हियर s। s क्या है, s द डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड, कवर्ड का मतलब है तय की गई दूरी, कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एक टाइम इंटरवल। किस समय अंतराल में, टाइम इंटरवल 0 से t। हमारा जो समय अंतराल है वो 0 से लेकर t तक का है। इस टाइम इंटरवल में वस्तु जो भी दूरी तय करती है तो दैट इज अ s। और किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू द एरिया, क्षेत्रफल। किसके बीच का, बिटवीन द ग्राफ लाइन, जो भी हमारी ग्राफ रेखा होगी, एंड एक्स एक्सिस, और एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। जो ग्राफ रेखा होती है, जो एक्स अक्ष होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जब कभी न्यूमेरिकल्स भी करोगे तो इस बात को ध्यान रखोगे। टाइम वेलोसिटी ग्राफ से हम डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय फाइंडिंग द एरिया, क्षेत्रफल की कैलकुलेशन करके। तो लिखा हुआ है एरिया बिटवीन द ग्राफ लाइन एट द एक्स एक्सिस, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे बिटवीन टाइम इंटरवल, किस समय अंतराल के बीच का, टाइम इंटरवल है हमारा 0 से t, इस समय अंतराल का एरिया यहां से लेके यहां तक का, और ज्यादा नहीं ले रहा, उससे कम भी नहीं ले रहा है, जो भी टाइम इंटरवल है उसके बीच का क्षेत्रफल। और सिंपल वे में देखो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें इस एरिया की कैलकुलेशन करनी, जो हमने यहां पर शेयर कर दिया, आप जरूर देख लो। ये हमारी देखो कौन सी फिगर बन रही है, अगर आप देखें तो देखो, आप देखने में ये दिखाई दे रहा है हमें कि ये है एक चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम, इसको अगर पॉइंट O लिखें तो OABC, इस पॉइंट को C लिख लें तो OABC, एक समलंब चतुर्भुज। B पॉइंट को हम यहां पर लिख लें एट दिस प्लेस। तो OABC का हमारा जो क्षेत्रफल होगा, जो एक समलंब चतुर्भुज की डिजाइन का है, वो हमारे इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, दूरी को प्रदर्शित करेगा। तो यहां पर लिख लेते हैं समलंब चतुर्भुज
आपने नाम सुना होगा समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल, ट्रेपेजियम है ये। और आपको समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। तो वी हैव टू राइट द फॉर्मूला 1/2 इंटू ब्रैकेट में लिख लेते हैं समानांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू बीच की लंबवत दूरी, राइट। लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ये तो हमारा डिस्टेंस है, इसको रिप्रेजेंट करेगा। और आगे लिखते हैं s इक्वल टू हाफ। अब देखो उसमें कौन कौन से पैरेलल साइड्स हैं, कौन कौन से समांतर भुजाएं हैं। अब जरा फिगर में देखो तो देखो इसमें हमारी एक समानांतर भुजा हमारी देखो OA है और एक है CD। ये दोनों की दोनों पैरेलल साइड्स ही तो है, समानांतर पैरेलल दिखाई दे रही है आपको। तो समानांतर की पैरेलल साइड्स हो गई, वो हो गई OA और प्लस CD, ओके, इनटू इनके बीच की लंबवत दूरी कौन सी है, लंबवत दूरी है O से लेकर C तक, तो इनटू OC। अब हमें वैल्यू पुट करनी होगी, इसको रफ कर देते हैं यहां से, ओके। आपने लिख लिया होगा या बाद में लिख लीजिएगा, इतना रफ कर देते हैं। नाउ s इक्वल टू हाफ OA का मान किसके बराबर है, OA हमारी यही तो डिस्टेंस है जो बेग को रिप्रेजेंट करेगा U को, तो OA की प्लेस पर हो गया U प्लस हमारा जो CV है वो V को रिप्रेजेंट करेगा, ये दूरी हमारी V के बराबर है, तो CV के प्लेस पर हो गया V इनटू हमारा जो OC है यहां से यहां तक का डिस्टेंस है जो टाइम t के बराबर है, तो इनटू t। तो s का टू आया हाफ ब्रैकेट में u प्लस v इनटू t। अब जरा एक चीज देखो आप, सेकंड इक्वेशन में हमारा u तो है, u का टर्म आता है, हमारा t का टर्म आता है, एक्सेलरेशन a आता है, लेकिन v कहीं नहीं आता। ये v है इसमें, इस इक्वेशन में कहीं v नहीं है। इसका मतलब है इक्वेशन फर्स्ट की सहायता से, समीकरण ए की सहायता से हमें v की यहाँ वैल्यू पुट करनी होगी। हमें v को यहाँ पे एलिमिनेट करना होगा, उसका विलोपन करना होगा। हम v को कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक की सहायता से। तो यहाँ पे लिखना होगा समीकरण एक से, या लिख लेते हैं परंतु समीकरण फर्स्ट से v इक्वल टू होता है u प्लस AT। हम v के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दें, therefore s इक्वल टू हाफ u प्लस v के प्लेस पर क्या आ जाएगा, u प्लस AT इंटू t। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, u प्लस u ये हमारा हाफ है, ही u प्लस u का 2u प्लस AT इंटू t, s इक्वल टू, और देखो सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें t का मल्टीप्लिकेशन इसमें करना, t का गुणा करेंगे इसमें करेंगे, t का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, हाफ का भी तो करेंगे। तो चलो पहले हम दोनों के एक साथ कर लेते हैं। हाफ का 2 में करोगे तो हाफ से 2 कैंसिल, t का भी करना होगा तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ का इसमें करेंगे तो हाफ पहले आ गया, t का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा AT स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया गति का सेकंड इक्वेशन, मोशन का दूसरा समीकरण। और फाइनली हमें तीसरा इक्वेशन और यहां पर प्रूफ करना है। कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए देखो हमें बेसिकली हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, जो दूरी तय की गई होती है, जो एरिया के बराबर होती है, उतना तो हमारा कॉमन रहेगा। उतनी बात तो दोबारा से रिपीट करके लिखनी होगी और बस थोड़ा सा चेंज और करना होगा। क्या चेंज करना होगा उसको अभी देखते हैं।
तो थर्ड इक्वेशन लिख लेते, सबको रफ करते। तो वी हैव टू राइट द थर्ड इक्वेशन, इसको हमें प्रूव करना है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसको तो प्रूव करना है। अगर इसमें भी s आ गया तो जहां भी डिस्टेंस आएगी तो उस डिस्टेंस को पहले हम ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे बाय फाइंडिंग द एरिया, क्षेत्रफल को ज्ञात करके। जैसे हमने सेकंड इक्वेशन में क्षेत्रफल को कैलकुलेट किया, ऐसे इस वाले इक्वेशन को भी प्रूफ करने के लिए हमें पहले एरिया को कैलकुलेट करना होगा। वही तरीका, वही स्टेप्स और वही बात आएगी। तो एस कर टू एस क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी का। तो दोबारा से लिख लेते हैं, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। वही बात हम रिपीट कर रहे हैं जो सेकंड इक्वेशन में हमने की, हूबहू, दो चेंज। बराबर होगा हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा हो गई हमारी ओ ए प्लस एक हो गई सी बी, इनका योग इंटू उनके बीच की लंबा दूरी हो गई हमारी ओ सी। यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एस यहां हो जाए एस का टू हाफ और ए के प्लेस पर होगा हमारा u प्लस हमारा सीबी के प्लेस पर होगा v के बराबर v इंटू ओसी के प्लेस पर होगा t। यही तो हमारा सेकंड इक्वेशन में यहां तक लाए थे। अब जरा आप थोड़ा सा रिवाइंड करो, हमने सेकंड इक्वेशन को प्रूफ किया तो हमने क्या किया, हमने ये किया इक्वेशन जो फर्स्ट था, इक्वेशन फर्स्ट हमने v की वैल्यू पुट की। यहां पर हम क्या करेंगे, दोबारा से इक्वेशन फर्स्ट लेके चलेंगे, लेकिन v के प्लेस पर हम वैल्यू पुट करेंगे t की, मतलब t को एलिमिनेट करेंगे, t का विलोपन करेंगे, क्योंकि इस वाले इक्वेशन में कहीं टाइप नहीं है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, हम उस टर्म का विलोपन करते हैं, उस टर्म को हम नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेक्ट तो ही कहना चाहिए, एलिमिनेट करते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है, जो इक्वेशन में नहीं है। तो उसमें टाइम का कोई टर्म नहीं, समय का कोई पद है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे इस टी का विलोपन करना होगा विद हेल्प ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। दोबारा से गति का प्रथम समीकरण लेके चले, अगेन हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब हम t की वैल्यू कैलकुलेट करें, u को इधर ले आए, v माइनस u इक्वल टू ए टी। फ्रॉम हियर t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u अपॉन a। देखो a डिवीजन में तो आ जाएगा। अब t की जो वैल्यू है यहां पर पुट करनी एट दिस प्लेस, देयरफॉर s इक्वल टू हाफ, यहां पर u है प्लस v है, इंटू टी के प्लेस में क्या आ गया, v माइनस u अपॉन ए। अब देखो a का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 2 के साथ में होगा, ये हमारा लिखा हुआ u प्लस v, या इसको v प्लस u भी तो लिख सकते हैं। तो ये v प्लस u हो गया, ये v माइनस u हो गया, ये हमारी फॉर्म हो गई a प्लस v और a माइनस v, जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का तो फॉर्मूला लगेगा। तो फ्रॉम हियर s इक्वल टू 12/2a का ऐसे लिख लिया, ये हमारा हो गया v प्लस u, ये है v माइनस u, तो ये जगह v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके, 2a का किधर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हियर 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इस u स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे, तो u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू v स्क्वायर। From here, finally, b square is equal to u square plus 2as। हमारा ये थर्ड इक्वेशन है मोशन का। तो देखो हमारे गति के समीकरण थे, हर एक इक्वेशन को हमने प्रूफ किया, ग्राफ की सहायता से प्रूफ किया। ग्राफ से प्रूफ करना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कैलकुलस से हम इसे प्रूफ करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कैलकुलस मेथड से हम ग्राफ इस इक्वेशंस को कैसे प्रूफ करें ये होगा। तो थैंक्स फॉर द विजन।